हेलो फ्रेंड, हाय। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोग 4 पार्ट केमिकल काइनेटिक का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आई होप ऑल ऑफ यू रिवाइज 4 पार्ट। तो 4th पार्ट में हम बोले थे कि इसके जो अगला पार्ट आएगा 5th पार्ट, तो हम लोग उसमें कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आइए फटाफट समय नहीं गंवाते हुए हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। ये कहा गया है कि कोई जो रिएक्शन है ए के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। कह रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड ऑर्डर। दिस इज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लीजिए ए और बी में है, जो कि कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट। बी के रेस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड। तब उसके बाद कह रहा है कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ए रिएक्शन अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी से बना प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहां कहा गया है, आप जानते हैं ना कि ए जो और रेट लॉ में जो एक्सप्रेशन आता है किसका आता है? रिएक्टेंट का। यानी ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, और यह सवाल में दे दिया गया है कि ए के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर क्या लेना है? फर्स्ट, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या लेना है? सेकेंड। तो इसके आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। रेट लॉ। तो देखिए, यही पहला क्वेश्चन में क्या गया? राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो आंसर जो ए का क्या होगा? बड़ा आसान है। ए का सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए, रेट बराबर आप क्या लिखते हैं? रेट बराबर लिखते हैं के कांस्टेंट आता है इनटू कंसंट्रेशन। अब किसका कंसंट्रेशन? ए का, इनटू किसका कंसंट्रेशन? बी का। इस पर पावर, पावर क्या होता है? ऑर्डर, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, यानी यहां 1 होगा तो 1 तो दिखाएंगे नहीं। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? सेकेंड, यानी पावर 2। तो ए रेट लॉ हो गया। इसी को डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। तो कुछ नहीं, सवाल में कहा गया है कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, यानी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्या आएगा? ए और बी आएगा, और ये सब इनटू में होता है। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, ए का पावर क्या लिखेंगे? 1, बी का पावर क्या लिखेंगे? 2। तो ए रिएक्शन हो गया, ए का आंसर हो गया। अब यही आपसे कोई पूछता कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो 2 + 1 3। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछ देता तो क्या बोलते? 1 + 2 यानी 3। तो ये पार्ट हो गया। आते हैं बी पार्ट में। इसका बी पार्ट देखिए। देखिए, पढ़िए। हाउ इज द रेट अफेक्टेड? रेट किस तरह से अफेक्ट करेगा? कैसे रेट इफेक्ट करेगा ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स? बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा देना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। तो कह रहा है कि देखिए, पहले तो रेट ए है, ये जो रेट है पहले रेट ए है, मान लिया जाए ये जो रेट है पहले ए रेट है। तो अब ए तो रेट तब ना है जब ए और बी लिया गया है, लेकिन कह रहा है कि अब आपका रेट कैसे अफेक्ट करेगा? कब? जब बी का, आप ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी ए में कोई चेंज नहीं करना है। बी का जब कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ा दिया जाए? 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब समझते हैं ना? इनटू, गुना। 3 टाइम्स, यानी बी के जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? बी के जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 भी रखना पड़ेगा। तो देखिए, नया जो रेट, न्यू रेट, ये न्यू रेट है, मान लेते हैं ये रेट न्यू रेट है, रेट डैश है, जो भी है। तो अब के ये नहीं चेंज करता है, आप जानते हैं, हम बताए थे प्रॉपर्टी में कि के
किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर बदलने से एक रिएक्शन का, तो रिएक्शन तो वही है, यानी के में चेंज नहीं, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो ए रहेगा। बी के जगह कह रहा है 3 टाइम्स, यानी बी के जगह आप 3 भी कर दीजिए और इसका स्क्वायर। देखिए यहां से स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या निकलेगा 9, यानी 9 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9k इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब देखिए पहले तो यही ना रेट था, पहले क्या था k इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, और न्यू रेट में क्या आ गया 9 का मल्टीप्लाई आ गया, यानी रेट कितना टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, कितना टाइम्स 9 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा रेट इज, यानी यहां लिखेंगे रेट इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, रेट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। दिख रहा है, तो रेट यहां से 9 टाइम्स आपका इंक्रीज कर गया, रेट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। बहुत सिंपल सवाल है ये, तो मतलब बउआ वाला सवाल है एक तरह से देखा जाए तो। बस कंसेप्ट रेट लॉ लिख दिए और जो सवाल में कह रहा है उसको पुट कर दिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो बउआ वाला सवाल है, बस आपको अभी कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए सब सवाल बता रहे हैं। अब देखिए सी पार्ट में आते हैं हम लोग, सी पार्ट में तो ये रेट को आर भी मान सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर से आपका मानने का है तो रेट को आर भी मान सकते हैं। तो ये जो देखिए ये रेट, ये गिवन रेट है, इनिशियल जो रेट है, इनिशियल रेट को आर माने हैं तो क्या है के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये है इनिशियल रेट। अब इसमें भी वही सवाल है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड, रेट फिर से रेट ही के बारे में बताना है कि रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चेंज होगा। अब क्या कर रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों के बारे में कह दिया गया कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए डबल हो जाए। तो जब भी कम देखिए ए कंसंट्रेशन में चेंज लाइएगा तो रेट तो ऑलरेडी चेंज करेगा, तो रेट चेंज करेगा तो न्यू रेट मान लेते हैं आर डैश हो गया आपका, न्यू रेट आर डैश। सब लिखिए तो के चेंज नहीं करेगा, ए के जगह क्या कर देंगे 2a, क्योंकि क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए डबल हो जाए, यानी 2 गुना हो जाए। तो ए के जगह 2a रखिए, बी के जगह 2b रखिए, तो b का पावर 2 है। अब देखिए सोल्व कीजिए, ये 2 बाहर आ जाएगा ना, सब इंटू में है तो यहां से 2 बाहर आएगा और यहां से क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 8 बाहर आएगा तो 8 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब एक ए क्या है, यही के ए क्या है इनिशियल रेट है, यानी 8r हो गया, आर डैश किसके बराबर हो गया 8r। यही सवाल है, यहां क्या हुआ था 9 हो गया था, यहां क्या हो गया 8 टाइम्स बढ़ गया, यानी सी में रेट इंक्रीज 8 टाइम्स, तो रेट इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, रेट इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। ये लैंग्वेज में हम लिख दे रहे हैं ऐसे, तो यहीं से आपका सॉल्यूशन आ गया। आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिया रहेगा कि 8 टाइम इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, डिक्रीज बाय 8 टाइम्स, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर इसको हल किए हैं, तो बहुत आसान है, इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, एकदम सिंपल सवाल था, एकदम सिंपल था। देखिए कह रहा था कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है सेकेंड है। एक बार और देख लीजिए, हम क्या किए इसके आधार पर जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पर रेट लॉ से रेट लिख दिए, रेट लॉ से क्या लिख दिए रेट लिख दिए। तो रेट बराबर क्या होता है के इंटू ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर लेना है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद ये 3, पहला तो आंसर यही हो गया कि रेट लॉ यही पूछना था। सेकेंड में कहा गया था कि रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यदि कंसंट्रेशन बी का 3 टाइम बढ़ जाएगा।
तो देखिए ना, ए रेट पहला रेट है, ये नया रेट मान लिया इतना हो गया, तब के ए में कोई चेंज नहीं करना था। बी को 3 टाइम्स मतलब होता है ट्रिपल होना, पहले से वो 3 गुना हो गया, तब बी के जगह 3 भी हो गया, यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ गया। तो देखिए ना, ए तो शुरू में था, तो इनिशियल रेट शुरू में था, उसमें आगे 9 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये 9 टाइम से बढ़ गया, यानी इंक्रीज कर गया। इस सी में कहा गया कि फेयर रेटे पर क्या इफेक्ट होगा, जब ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल हो जाए। तो कुछ नहीं, जैसे ए हल किए हैं वैसे वो हल किए हैं। इनिशियल रेट दिया हुआ है, एक बार हम और लिख दिए कि इनिशियल रेट को मान लीजिए आर मान लीजिए, तो आर मान लीजिए, तो इनिशियल रेट आपका हो गया। अब क्या करेगा कि कंसंट्रेशन जब भी चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। देखिए रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट तो बढ़ेगा ना। अब कोई भी आप जैसे रेट तो चेंज करेगा, आपके पास 1 kg कोई चीज मटेरियल है तो उससे जो प्रोडक्शन होगा, या किसी के पास 2 kg है तो उससे जो प्रोडक्शन होगा उसमें तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां चेंजिंग होगा रेट में। तो कंसंट्रेशन पर रेट चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो यहां क्या कहा गया था कि दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया, तो दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो ए के जगह 2 है, बी के जगह 2 भी। अब जा रहे हैं, यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, अब 4:2 8 हो जाएगा, यानी यहां 8 टाइम से बढ़ा, यहां 9 टाइम से। तो ये हो गया हम लोग का सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिए, सिंपल क्वेश्चन इनिशियल में ले रहे हैं, उसके बाद अलग से भी हम क्वेश्चन डील करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन बैंक भी डील करेंगे, सबका अलग अलग। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का कुछ है। देखिए कह रहा है इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिएक्शन करवाया गया, यानी ए और बी रिएक्टेंट साइड होगा, सीधी सी बात है, ए और बी रिएक्टेंट साइड होगा। तो ए और बी के बीच रिएक्शन कराया, कुछ बनेगा प्रोडक्ट से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। कह रहा है इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, करे द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट, इनिशियल रेट को एक्सप्रेस करने का वो अपना आर नॉट लिखा है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। हम लोग देख ही लिए कि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का चेंज कीजिएगा तो रेट भी आपका चेंज होगा, ये फिक्स है। कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट आप चेंज कीजिएगा, रेट चेंज करेगा। तो ए और बी का रिएक्शन होके कोई प्रोडक्ट दे रहा है। अब ए और बी का देखिए, ए और बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है अलग अलग, तो रिएक्शन का रेट अलग अलग दिया है। देखिए ए का कंसंट्रेशन ए है और बी का ए है, तो उस समय रेट ए है, फिर ए का ए कंसंट्रेशन बी का ए, तो रेट ए है, यानी 3 बार दिया है, अलग अलग कंडीशन दिया है कि अलग अलग कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट अलग अलग है। तो उसके बाद यहां से देखिए, तो अब इस सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द, देखिए व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए एंड बी एंड also find the value of k मतलब क्या, रेट कांस्टेंट। तो कह रहा है कि इसमें आप तो जानते हैं कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है। ऑर्डर यहां देखकर हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम नहीं बता सकते हैं कि यहां ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है। वही 3 कंडीशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 3 बार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि 3 टाइम्स का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि ए और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, और ये भी पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो फिर वही है, इस तरह का जब भी कोई सवाल हो, चाहे पिछला सवाल किए चाहे ये सवाल,
कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज कर रहा है, तो सबसे पहला है कि आप रेट लॉ लिख दीजिए। रेट लॉ लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीका से बताया है। तो रिएक्टेंट में ए और बी है, तो फिर से रेट लॉ और रेट लॉ लिखना है। तो इसका जो रेट होगा वो रेट होगा, रेट लॉ से जो रेट होगा के आएगा इंटू ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। आप जानते हैं ए और बी पर कुछ ना कुछ पावर होगा, मान लेते हैं अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, क्योंकि अभी इसके ऑर्डर के बारे में नहीं पता है। पिछला क्वेश्चन में बता दिया था कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर लेना है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर लेना है, तो इसीलिए वहां लिखे। लेकिन यहाँ यही ऑर्डर निकालना है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। तो यहाँ मान लिया अल्फा है और इसका मान लिया बीटा, यही हमको अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए अलग अलग कंडीशन का 3 कंडीशन दिया हुआ है, तो अलग अलग इक्वेशन बनेगा, अलग अलग आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो अलग अलग इक्वेशन बनाइए। तो देखिए जब रेट का वैल्यू ए क्या है, पहला इक्वेशन यहां से बनेगा। देखिए जी ए रेट है, रेट के जगह रखिए 5.07 इंटू 10⁻⁵, तो बराबर के, कोई चेंज नहीं, ए के जगह आप क्या रखिएगा 0.20 पावर अल्फा, और बी के जगह क्या रखिएगा 0.30 पावर बीटा। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। जब रेट ए है रिएक्शन का, तो ए का कंसंट्रेशन ए दिया हुआ और बी का ए दिया है, हम कुछ नहीं किए, इसमें पुट कर दिए। अगला इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर रेट में कोई चेंज नहीं आया है जी, 5.07 इंटू क्या 10⁻⁵ बराबर क्या के इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.20 और बी का कंसंट्रेशन क्या है 0.10, और क्या है जी देखिए ये हो गया सेकेंड और इसका पावर भी बीटा और यहाँ अल्फा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन और बनाइए, थर्ड इक्वेशन। इस बार रेट ए दिया है 1.43 इंटू क्या 10⁻⁴ बराबर के इंटू क्या ए का कंसंट्रेशन 0.40 का पावर अल्फा, बी इसमें लिया है 0.05 पावर बीटा, और थर्ड दिस 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में जितना अननोन होता है उतना इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा चाहिए और के चाहिए, तो 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। अब तो ये देखिए यही तो केमिस्ट्री था, इसके बाद मैथमेटिक्स है। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आप सोचना पड़ेगा। देखिए पहले हम इसको मान लीजिए एकदम बेसिक तरीका से बताते हैं, फिर आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा का कोशिश कर सकते हैं। अब पहले क्या करना है, देखिए हमको ए है, देखिए 1 और 2 में ए सेम है, रेट सेम है, ए वैल्यू सेम है, ये चेंज किया है। तो हम क्या करते हैं कि 1 में 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे 2 में 1 से कर दीजिए। तो ए और देखिए जब आप सोल्व करेंगे खासकर कॉम्पिटिटिव वाले, तो उस समय बस इसी तरह से देखकर आंसर निकाल लिया जाता है। कंपटीशन में तो पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, ना आपको स्पेस रहता है ना समय रहता है। मन में ये कर लिए कि 1 डिवाइड बाई 2, तो अगर 1 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है, तो LHS में ये आएगा, दोनों डिवाइड होगा आपस में। जब 2 इक्वेशन को डिवाइड कीजिएगा तो LHS का LHS में डिवाइड होगा, RHS का RHS में होगा। तो LHS में क्या आएगा, इक्वल है तो 1 आएगा, फट से आंसर आ गया कि 1 बराबर, इधर क्या आएगा ये कट जाएगा तो ये टर्म बचेगा। तो आप कंपटीशन वाले के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर A1 भागा हम 2 कर रहे हैं, तो देखिए शॉर्ट में आंसर निकाला जाता है। तो 1/2 किए तो LHS का LHS में डिवाइड कीजिएगा, तो ऊपर है नीचे इक्वल है, तो 1 बचेगा, राइट साइड क्या बचेगा ए कट जाएगा, ए सब इंटू में है ना, तो ए डिवाइड बाई ए डिवाइड आएगा, तो के कट जाएगा, ये पूरा इक्वल है तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचता, देखिए बी वाला बचता। तो अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों का पावर बीटा है, ऊपर क्या है 3.0, नीचे क्या है 1.0, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कंपटीशन वाले के लिए बता रहे हैं जी, शॉर्ट में एक लाइन में आंसर निकालने के लिए
कि यहाँ ए कट गया, ए बचा 0.30 0.10 पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ का बचेगा 1, तो यानी इधर से 3/1 यानी 3 का पावर क्या बीटा। बस इतना ही करना है, इक्वेशन बन गया तो बस इस तरह से आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब 3 का पावर बीटा, अब इधर क्या है 1, तो 3 का पावर अगर इधर 0 कर दे तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा मैथमेटिक्स में, यानी बीटा बराबर क्या आ गया 0, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा जी 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो ऐसे सोल्व किया जाता है, ये लिखना भी नहीं है। वो तो जो व्यक्ति मान लीजिए तो मैथमेटिक्स से ये किए तो उसको डायरेक्ट आ जाएगा कि वो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 पर पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, यानी बीटा 0, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन आएगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0। अब देखिए जी थोड़ा सा इसको अब सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए फाउंडेशन वाले अगर कोई वीडियो देखेंगे पहला बार, तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि 1/2 कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा, तो LHS का LHS में डिवाइड कीजिए, 5.07 इंटू 10 पर पावर क्या -5 बटा क्या 5.07 इंटू 10 पर पावर -5। LHS का देखिए, LHS का LHS में डिवाइड होगा इक्वल RHS, इसके RHS में क्या है, पहला में RHS में है k इंटू 0.20 का पावर अल्फा इंटू 0.30 का पावर क्या बीटा, नीचे हो गया k इंटू 0.20 का पावर अल्फा और ये हो गया 0.30 पावर क्या बीटा। देखिए ए कट गया, इधर क्या बचा 1 बचा, इधर क्या बचा जी देख लीजिए 0.30 का पावर क्या बचा बीटा, और ए क्या बचा 0.30 नीचे सॉरी ये 1 था ना, 0.10 था तो 0.10, तो 0.10 का पावर बीटा। आप समझ ही रहे, दोनों पर पावर बीटा है तो ओवरऑल बीटा हो जाएगा। तो आप देख ही रहे अब 0.30 बटा 0.10 एकदम सोल्व कर दिए हैं बेसिक से, किसी को दिक्कत नहीं हो। तो अब ये पॉइंट आप समझ ही रहे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 पर पावर बीटा, तो इधर हो जाएगा 3 का पावर 0, इधर होगा 3 का पावर बीटा, यानी बीटा बराबर आ गया 0। यानी आया कि बीटा का मान 0 आया, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 0। The reaction is 0 order with respect to B। देखिए जी आप इसको बिना कैलकुलेट किए हुए भी मतलब एक बिना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए हुए भी आप यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ आंसर एक आगो इक्वेशन से आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है, देखिए जब इनिशियल ए का कंसंट्रेशन ए है और बी का ए है तो ए रेट दिया हुआ है, देख रहे हैं जी, देखिएगा ध्यान से, ए और बी का ए कंसंट्रेशन है तो ए दिया हुआ है। सेकेंड बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया कि ए का कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। सेकेंड बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो ए का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, मतलब रेट ए पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा बी का कंसंट्रेशन चेंज किया, लेकिन क्या हो रहा है कि रेट चेंज ही नहीं हो रहा, रेट कांस्टेंट है। ए का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं किया और बी का कंसंट्रेशन चेंज किया, लेकिन रेट आपका चेंज नहीं हुआ। तो यहां से तो ही ना निष्कर्ष लिखता है, यानी कि रिएक्शन का रेट जो है बी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है वो 0 ऑर्डर होगा, क्योंकि कोई चीज का पावर 0 कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो हम लोग जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे तो 0 ऑर्डर से ही शुरुआत करते हैं, तो वहां डिफिनीशन में ही लगते हैं कि वैसे रिएक्शन जिसका रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो बीटा का मान आ गया, अब किसका मान निकालना है हम लोग का, अल्फा का मान निकालना है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। तो देखिए अल्फा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज तो यहां से एक क्लियर हो गया ना, क्या कि बीटा के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो बीटा के रेस्पेक्ट में 0 होगा,
यानी बीटा वाला टर्म 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बीटा का वैल्यू इस पर जीरो रखिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी रेट लॉ में तो बी वाला तो रहेगा ही नहीं, रेट लॉ में केवल क्या बचेगा, ए वाला। तो अगर बीटा बराबर 0 पुट करते हैं तो देखिए तब क्या हो जाएगा जी, यानी आपका जो देखिए बेसिक से हम बना देते हैं, ऐसे तो बोले कि मन में ही कैलकुलेशन कर लेना है। तो यदि इफ पुट बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो ये जो रेट बनता है हम लोग का रेट क्या बन जाता, तो ये ना बन जाता के इंटू क्या, ए का पावर अल्फा, और बी का पावर 0 कीजिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, के इंटू ए का पावर अल्फा, और ये तो 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा ये हो गया कि जो आप रिएक्शन का रेट लिखिएगा वो तो केवल ए के टर्म में आएगा। रिएक्शन का जो रेट आया किसके टर्म में आया, ए के टर्म में आया है, हमको समझाए हैं। क्योंकि बी का टर्म रेट लॉ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर है मतलब वहां से ओवरऑल 1 आने वाला है। तो अब यहां से हम लोग देखिए, तो अब सवाल क्या हो जाएगा जी, जो भी ये सवाल दिया हुआ है आपका, ये सारा सवाल क्या हो जाएगा, देखिए सारा सवाल में ए वाला बी वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो 1 से इंटू कीजिएगा तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, स्वाभाविक बात है। जब आप 1 से इंटू कीजिएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्वाभाविक बात है। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तब तो उस टर्म को हटा देने में ही भलाई है। तो अब देखिए, तो उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत आसान सब सवाल है, कैलकुलेशन है, जिसको थोड़ा मैथमेटिक्स आता है बेसिक लेवल का उसको कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकालना है ना जी। आपको इक्वेशन दे दिया गया है, आपको सोल्व करना है। अब जितना शॉर्टकट मेथड से उसको सोल्व करिए। तो अब देखिए, अगर हम लोग अल्फा मान निकालना है तो ये जो अब इक्वेशन मेरे सामने ये बचा है, ये जो इक्वेशन, तो देख रहे हैं इसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 था, ये तो वही है, बस बीटा वाला टर्म हम आसान करने के लिए कैंसिल कर दिए, क्योंकि बीटा टर्म इसको लीजिएगा तो ये पूरे कट जाएगा। तब इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा, एक थर्ड लेना पड़ेगा। तो या तो 1/3 कीजिए चाहे 2/3 कीजिए, दोनों 1 और 2 तो इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि 1/2 कर लीजिए, 1/3, 2 से तो कैंसिल हो जाता। तो इसका LHS लिखिए 5.07 इंटू 10⁻⁻5। इसका LHS क्या है, थर्ड का 1.43 इंटू 10⁻⁻4। इसका RHS क्या है, K इंटू 0.20 का वैल्यू क्या है, अल्फा, और इसका RHS क्या है, थर्ड वाला जी 0.40 का पावर क्या है, अल्फा। देख रहे हैं जी, देखिए ये बस इसका RHS का RHS डिवाइड कर दिए, और LHS का हम बोले ना जी मैथमेटिक्स है, यहाँ कोई केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है। जो कैलकुलेशन में मास्टर होगा वो आसानी से आंसर निकालेगा। अब इसमें कोई सोचे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो गलत बात है। बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है, इक्वेशन सामने है, उसका मान निकालना है अननोन क्वांटिटी का। देखिए के कट जाएगा, के कट जाएगा, के तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सोल्व करते हैं हम लोग। क्या सोल्व कीजिएगा, देखिए 10⁻⁻5 है, और यहाँ क्या है 10⁻⁻4। तो ए तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 10⁻⁻1 बचने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये हो जाएगा कि 5 इंटू 10⁻⁻1, और नीचे बचेगा 1.43, और इधर क्या बचेगा जी 0.20 बटा में 0.40, इसका पावर अल्फा बचने वाला है। देख लीजिए इसका पावर अल्फा बचने वाला है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये लेते तो 5.07 है जी, तो 5.07, तो 5.07 है। और यहाँ से देख रहे हैं क्या, इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको नीचे लाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसको नीचे लाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो उसको अभी वैसे ही छोड़ देते हैं।
तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग 5.07 हो गया और ये हो गया 10 पावर -1 1.43 और इसमें क्या बचेगा, एक कैंसिल 0 तो 1/2 का पावर अल्फा। अब इधर आपको कुछ ऐसा ही सेट करना पड़ेगा, 1/2 के रूप में इधर सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तो 5.07 इंटू ये नीचे 10 आएगा तो 10 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14.3 इंटू 1/2 का पावर अल्फा। ये कितना बार में कटेगा ये निकालना पड़ेगा ना। तो लगभग वह 2 अगर लेते हैं तो इस तरह, तो इसको देखिए थोड़ा, इसको अब इसको डिवाइड करना है। तो ये कितना बार में, 2 से ज़्यादा बार में जाएगा। तो इसको डिवाइड जब करेंगे ना हम लोग, तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.282 इंटू 1/2 का पावर अल्फा आएगा, ये आएगा। देखिए इसको 1/2 के रेस्पेक्ट में सेट करना इसी फॉर्म में। 1/2.82 किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा 2√2 के। क्यों, क्योंकि देखिए 2 और √2 का मान होता है 1.414, तो पूरा नहीं लेना 1.41। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं 2 8 और 2, यानी ए किसके बराबर है, 1/2√2 के बराबर है। तो यानी ए वैल्यू हो गया मेरा 1/2√2 और ये हो गया 1/2 का पावर अल्फा। अब देख लीजिए 2 इंटू में है दोनों, 2√2 है। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ पावर 2 का पावर 1 और रूट इस 2 का पावर 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2। यानी ए जो इधर से, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए कि यहाँ से हो जाएगा कि इधर हो जाएगा 1/2 का पावर 3/2। देखिए ये हो गया 1/2 का पावर अल्फा, यानी अल्फा बराबर आ गया क्या 3/2, यानी 1.5। बीटा का मान क्या आया था 0, अल्फा का मान क्या है 3/2। यानी बीटा के रेस्पेक्ट में, यानी बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आया था और ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ 3/2 हुआ। क्लियर हो गया, ये तो कैलकुलेशन है। अब मैथमेटिक्स में देखिए, केमिस्ट्री में वो थोड़ा सा लेना पड़ता है उसको, एग्जैक्ट नहीं। मतलब हमको भाई जब तक इसका, या तो इसका 2 तरीका है कि एक लॉग लेके सोल्व कीजिए, लॉग लीजिएगा तो और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम डिवाइड किए तो ये आया, इसे हमको 2 के टर्म में सेट करना है। अब देखिए हम कैसे सोचे कि ऐसा नहीं, याद नहीं, ऐसे सोचना है कि 2 के टर्म में सेट करना है। तो उसको देख लिए कि भाई 2 और √2 का वैल्यू ये आता है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया। तो यानी रिएक्शन का हम लोग का ऑर्डर निकल गया जी। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आया और बी के रेस्पेक्ट में, यानी अब यहां से जो आपका सवाल हो गया, देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं, इसमें एक छोड़ देते हैं और बाकी मिटा देते हैं जी। इसको छोड़ के अब बाकी हमें मिटा रहे हैं। तो यानी आंसर हो गया कि ए हो गया कि एक रेस्पेक्ट में क्या हुआ, वन ऑर्डर जो हुआ, एक रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ गया ये 3/2 हुआ, चाहे इसको 1.5 भी बोल सकते हैं। बी के रेस्पेक्ट में क्या हुआ 0 ऑर्डर आया। ये पूछा गया था, 0 ऑर्डर आया बी के रेस्पेक्ट में। अब सवाल में पूछा गया है कि के निकालिए, के, तो इसमें से इक्वेशन हम छोड़ दिए हैं, किसी भी 3 इक्वेशन से निकल जाता, क्योंकि बताए ना आपको कि रेट लॉ में बी वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ मान कुछ भी रखिए 1 आएगा, यानी रेट लॉ में केवल क्या आएगा ये वाला टर्म आएगा। अब ये यहाँ सामने है, ये देखिए 5.07 है, 10 पावर -5 है, के निकालना है। ए का वैल्यू देख लीजिए 0.20 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है जी 3/2।
अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2। यहाँ से आप के का मान जो भी आएगा निकल जाएगा, वो आपका काम रहा सोल्व करना। तो यहाँ से के निकल गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। तो ये बहुत आसान है। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 4 लेक्चर जो हम लोग का काइनेटिक्स का हुआ है उसमें हम लोग जनरली ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड एक रेट पढ़े थे, रेट कैसे लिखते हैं स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आपको हम रेट लॉ पढ़ाए, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ से रिएक्शन का रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसी में टर्म डिफाइन किए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। तो उसमें ये देखे थे, वहां भी एक दो सवाल बताए थे रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। बताए थे कि रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। 1 स्टेप में जो होता है एलिमेंट्री होता है, मोर देन 1 स्टेप में होगा कॉम्प्लेक्स। से आप जानते हैं, रिवाइज किए होंगे, इतना तो हमको जरूर विश्वास है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये भी बतवाए थे, आपको नोट्स भी करवा दिए थे कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप रेट लॉ लिखे तो हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में यदि कंप्लीट करता है तो उसमें बहुत सारा एक स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप बताए थे एक से ज्यादा हो सकता है। तो जो रेट लॉ लिखते हैं हम लोग किस स्टेप से लिखते हैं, स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो उसी आधार पर एक सवाल दिया गया है कि कोई रिएक्शन है इस तरह से, ये लिखा हुआ है कि NO2 और O3 के बीच एक रिएक्शन हो रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर इन NO2 है एंड O3 है। देखिए द रिएक्शन ऑफ NO2 एंड O3 इज फर्स्ट ऑर्डर इन NO2 एंड, तो ये बोले कि जैसे रिएक्शन दिया है NO2 और O3 का रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये रिएक्शन मेन है, ये रिएक्शन है कि NO2 और O3 रिएक्ट कर रहा है तो N2O5 और O2 ये मेन रिएक्शन है। रिएक्टेंट में NO2 और O3 है, प्रोडक्ट में उधर बन रहा है। अब कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन NO2 और O3 रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है किसके रेस्पेक्ट में, NO2 और O3 दोनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। आपको रिएक्टेंट में क्या कौन सा टर्म है, NO2 और O3 है। तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि NO2 के भी रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और O3 के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म प्रोवाइड है, ये पहला मैकेनिज्म है और ये दूसरा है। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों मैकेनिज्म इसके लिए सही है, यानी आप जानते हैं इसके आधार पर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। इस मैकेनिज्म के आधार पर क्या लिखेंगे, रेट लॉ, और वहां से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों मैकेनिज्म सही है, तो हम लोग लिखते हैं। अब पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाला से ये फर्स्ट वाला ये 2 पार्ट है और ये सेकेंड वाला है। तो देखिए स्लो है, इसमें 2 स्टेप है, एक स्लो है और एक क्या है, फास्ट है। तो रेट लॉ हम बताएं किस स्टेप से लिखते हैं, स्लो स्टेप से। तो रेट लॉ लिखिएगा तो देखिए रेट लॉ लिखिए तो रेट बराबर हो जाएगा, रेट बराबर, रेट को R से ही लिख रहे हैं तो रेट बराबर K। इसके स्लो रिएक्टेंट क्या है, NO2 है, NO2 है, और यहाँ क्या है, O3 है, O3 है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 1 है। भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट लॉ लिखते हैं किस स्टेप से लिखते हैं, ऐसा सवाल एक पहले भी करा चुके हैं, स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखे तो देखिए स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड क्या है, NO2 और O3 है। तो रेट बराबर K NO2 इंटू O3। कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1। तब देखिए यहाँ 1 यहाँ 1, यानी यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1 और O3 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1, यानी पहला मैकेनिज्म आपका सही है। जो पहला मैकेनिज्म दिया है वह क्या है, सही है। तो ये तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट मैकेनिज्म इज राइट। यानी यहां से हुआ कि फर्स्ट मैकेनिज्म इज ट्रू, पहला मैकेनिज्म ट्रू है। सब लिखने की जरूरत नहीं, बस हम लिख दिए।
अब सेकेंड पर आते हैं, यहाँ इसमें आते हैं, इस पार्ट में आते हैं, इसका आते हैं। स्लो स्टेप खोजो, देखो यहाँ है स्लो, स्लो खोज लिया ना, तो स्लो, तो रेट लो इसका लिखो, स्लो से रेट लो, हमेशा स्लो से रेट, ये स्लो से रेट लो लिखा गया है, इससे रेट लो, तो स्लो से रेट लो लिखो। देखो रेट बराबर वहीं लिखो, आर बराबर के इंटू क्या, NO2, N2 यहाँ क्या है, O है। देखिए अब एक चीज ये बताइए, रेट लॉ में हम बताते हैं कि रिएक्टेंट आता है, रेट लॉ में इंटरमीडिएट शामिल नहीं होता, पहले भी बार बार बता चुके हैं। तो रिएक्टेंट में तो NO2 और O3 था, तो इसके रेट लॉ में NO2 और O3 आ गया था, तो हम छोड़ दिए कि बोल सही हो गया। अब यहां जो रेट लॉ दूसरा का लिखे तो देखे NO2 आया, लेकिन क्या आया, वो इस O को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और कैसे रिप्लेस करते हैं आपको हम पिछले वीडियो में भी सिखाए हैं जब सवाल सोल्व किए थे। अब देखिए ये वो कहां है, यह वो यहां है, यह वो कहां है, यह वो यहां है। देखिए लाइन कट गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा बीच में। तो यहां पर देखिए 1 तो हो गया, 2 का हम रेट लिख रहे हैं, तो स्लो स्टेप यहां है, दिस इज स्लो। टोटल 3 स्टेप है, तो 2 फास्ट है, तो रेट किससे लिखना है, लिखवा चुके हैं नोट्स में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप लिखिए, NO2O, NO2 पावर क्या 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब ये बात, ये इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में नहीं है, रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो वो को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब वो को हटाएंगे कहां से, देखिए वो कहां है, वो यहां है, देख रहे हैं ना, वो हम लोग का इसमें है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है। तो अब देखिए ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो वो ए, तो अब ए वाला तो लिख ही चुके हैं, तो इसका तो अब सहायता नहीं लेंगे। अब रेस्ट 2 बचा उसको लेना है, वो देखिए वो इसी में है, इसमें है, तो ये तो स्लो था, तो इससे रेट लिखे। अब इसका हेल्प नहीं लेना है, इसका हेल्प लेना है, तो इसमें तो अब देखिए, अब ए रिएक्शन इधर से इधर के दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताए थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, KB का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये इधर का है, इधर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का लिखिएगा, K दिया हुआ है, चाहे इसको KF भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड के लिए। तो ये इसका जब K लिखिएगा तो देखिए इधर क्या है, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो O2 है इनटू क्या है, O का कंसंट्रेशन, आबाटा में रिएक्टेंट में क्या है, O3 है। तो हमको किसका मान चाहिए, O का, इस नेसेंट ऑक्सीजन का, तो यहां से नेसेंट ऑक्सीजन का मान निकालिए, तो मैथमेटिक्स है, ये इधर आ जाएगा, ये इसके साथ इंटू होगा और O2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो O का जो मान आएगा ये आ जाएगा K इंटू क्या, O3 डिवाइडेड बाई क्या, O2। अब इसी में आपको क्या करना है, यहां O का वैल्यू पुट कर देना है। तो अब देखिए ए रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर लिखिए यहाँ पर K NO2 तो रहेगा, O के जगह क्या लिखिएगा जे, O के जगह ये लिखिएगा K, सब इंटू में है, K इंटू O3 बटा में क्या O2, इंटू में है एक K है, तो एक K इंटू K एक साथ लाइए, K इंटू K क्या बचा NO2, क्या बचा O3 और डिवाइड में क्या आ गया O2। ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, जैसे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 4 वो भी कांस्टेंट है, तो इसके बदले कोई न्यू कांस्टेंट दे देंगे, तो K डैश दे दिए, तो K डैश इंटू NO2 इंटू O3 बटा O2। तो अब ए जो इसका रेट लो ये आया, ए रेट आ गया, इस रिएक्शन का ए रेट आ गया, ए रिएक्शन का रेट आया। तो देखिए NO2 का यहां भी पावर क्या है 1 है, और O3 का पावर क्या है 1 है, तो NO2 के रेस्पेक्ट में और O3 के रेस्पेक्ट में यहां भी पावर 1 ही आ रहा है,
यानी ये भी मैकेनिज्म सही है। यही पूछा, इस सवाल में कहा गया है, थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है जी मैकेनिज्म पर, बस कुछ नहीं, सोल्व समझ में आना चाहिए। तो वही कहा गया था कि NO2 और O3 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए, इससे भी वही आया, इससे भी वही आया, यानी दोनों मैकेनिज्म सही है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है C होगा। अब तो यहां से देखिए NO2 का पावर इसके नहीं लेना है जी, हमको केवल ये देखना था ना NO2 और O3, ये O2 नहीं देखना है। अब एक चीज यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक ऐसा रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि मोर देन वन स्टेप में हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसके रेट लॉ में प्रोडक्ट का भी एक्सप्रेशन आ सकता है, ये नोट करवा देंगे हम। कुछ ऐसा भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा जिसके रेट लॉ में प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आ सकता है। देखिए O2 आया है ना जी, इसमें O2 कहां है? प्रोडक्ट में। ऐसे आप जेनरली रेट लॉ में जो रेट लिखते हैं वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूज होता है, लेकिन समथिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ ऐसा भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन यूज हो सकता है। तो ये सवाल सोल्व कर दिए, बड़ा बढ़िया सवाल था जी। 3 सवाल आपको बताए, अभी तक जो थ्योरी बताए थे उससे रिलेटेड 3 सवाल, ऐसा एक सवाल पहले भी करा चुके हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा था। एक नोट आप कर लीजिए, नोट, इन सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसंट्रेशन, ये शॉर्ट में कंसंट्रेशन है जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ। तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है जिसके रेट लॉ लिखने में आपको कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यूज हुआ, जैसे यहां पर O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा। तो अभी तक आपको जो सवाल करवाए थे, कुछ और सवाल देखिए, सवाल हम ज्यादा करवाते हैं, मेरा आदत है, और सवाल करना भी चाहिए, तभी थ्योरी क्लियर होता है। बिना प्रॉब्लम सोल्व किए हुए आप थ्योरी लोग पढ़ लेता है, बस थ्योरी कुछ बहु वाला पढ़ा दिया, उसी पर खुश हो गया। खासकर कंपटीशन के व्यू से भी हम पढ़ा रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, 11th 12th प्लस कंपटीशन। तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सोल्व करने का हम शुरू में बताएं कि आदत डालना पड़ेगा, ये बहुत नेसेसरी है कि आपको यूजुअल रूटीन में प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। प्रॉब्लम सोल्व करते रहिए। इस पर जो अभी रिलेटेड है, जितना थ्योरी बताएं उसमें एनसीईआरटी में भी सवाल दिया हुआ है, आप लोग उसको सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे एनसीईआरटी का सवाल, और उस तरह से। अब इसका देखिए अगला पार्ट से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो पढ़े हैं वो डिफरेंशियल रेट की इक्वेशन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसका अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक आप पढ़ते रहिए, एकदम समय का यूज कीजिए। और आपको पहले भी बोला गया है कि चैनल नया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पुराने हैं, अच्छे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग का पढ़ा हुआ है NIT में, मेडिकल में। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।